नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ है संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कभी कभी ऐसा लगता है अच्छी खासी चलती सरकारें, अच्छा खासा चलता घर परिवार, अच्छा खासा चलता व्यापार एकाएक गलत ट्रैक पे चल पड़ता है। यही हालात से अभी बीजेपी जूझ रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए। भाजपा को कतई ये विश्वास नहीं था कि वो 240 सीटों पर सिमट जाएगी। नारा 400 पार का था। वो तो थोड़ी सी कहते नहीं, उसके कान से गोली गई निकल के। अगर कांग्रेस 140 सीटें समेट लेती, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज नहीं होते। वहां से अपमानित भाजपा पल पल हर दल को अपमानित करने की फिराक में रहती है। और इसको लेकर देखा आपने टीएमसी का असर क्या हुआ। कल तो मदन मित्रा, जो सबसे खास आदमी थे ममता बनर्जी के, उनकी पत्नी और बेटी को ईडी का नोटिस आते ही वो भी कल छोड़ के चले गए। अगर यही सब करना है तो फिर किसी पार्टी को नॉमिनेशन मत करने दो, चुनाव लड़ने ही मत दो। तो कम से कम जो सांसद या विधायक है उस पर दल बदलने का आरोप, कभी वो जनता के बीच जाए तो जूता डंडा अंडा ये सब खाने को नहीं मिलेंगे उसे, ये कर देते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। उत्तराखंड में तो राहुल गांधी को घुसने से रोका जा रहा है, और यूपी में कुछ लोग ऐसे तैयार कर दिए हैं जो रोज बयान दे रहे हैं ताकि मामला बिगड़ जाए। और इधर अध्यक्ष जी ने आज कह दिया, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, नितिन नवीन ने तो ये कहा कि योगी के नेतृत्व में लड़ेंगे। यूपी के अध्यक्ष ने यह कहा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री विधायक तय करते हैं, मोदी या योगी नहीं तय करते। तो साफ है, ऐसे में क्या जो चढ़ावा की चोरी हुई है उस बहाने योगी को ठिकाने लगाने की तैयारी है। संजय सर, आपको याद होगा कुंभ में हादसा हुआ, मुख्यमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया, प्रधानमंत्री ने 11:41 पे एक ट्वीट कर दिया कि हम हताहतों के प्रति अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो पक्की मोहर लगा दी कि हादसा हो चुका है। ऐसा आपने पहली बार देखा होगा जिस राज्य में उन्हीं की सरकार है, मुख्यमंत्री के बिना पोस्ट किए हुए प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर दी। उसके बाद उसी समय दिल्ली में चुनाव चल रहा था, दिल्ली चुनाव में प्रचार से रोके गए, यहां तक कि शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाए गए। उस समय वो मौका हाथ से निकल गया जांच वांच के चक्कर में कि जनता नाराज है, अगर हटा दिए तो और बवाल हो जाएगा। फिर नंबर लगाया तो संभल हो गई, फिर नंबर लगाया तो माघ मेला में शंकराचार्य से बहस हो गई, फिर नंबर लगाया तो कुछ नहीं। अब राम मंदिर का चढ़ावा सामने आ गया है। तो क्या योगी को ठिकाने लगाने की तैयारी है यूपी चुनाव से पहले? तैयारी नहीं कहेंगे, कोशिश कहेंगे, क्योंकि योगी भी कमजोर नहीं है और बाकी बीजेपी के नेताओं की तरह इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। और कारण चाहे जो हो, उनकी अपनी मजबूती सबसे बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन वो ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं। और कहा जा सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को कुछ हद तक केजरीवाल टक्कर दे रहे थे, तो बीजेपी में वो टक्कर अगर कोई दे पाता है या दे पा रहा है तो वो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि योगी आदित्यनाथ है, और सबसे बड़े राज्य के हैं और सब कुछ है। और यूपी में बीजेपी की सरकार होते हुए लोकसभा चुनाव में अगर सीटें कम आई तो कारण, और चाहे जो हो, अलग अलग रिसर्च, अलग अलग अंदाज सबका है, लेकिन भाजपा की खींचतान का असर तो है ही है। और तभी अयोध्या में हार जाने का, बीजेपी के हार जाने का कारण और क्या हो सकता है। और माने ये चुटकुला है कि अयोध्या में बीजेपी हार गई और उसी अयोध्या के नाम पर पूरे देश में बीजेपी की सरकार चल रही है, मतलब डबल इंजन हुआ जा रहा है और जो सब भी हो रहा है, और अयोध्या में ही हार गई। तो ये सब चीजें हैं जो दिखाई देता है। और अब चूंकि यूपी 2 बार यूपी बीजेपी जीत चुकी है, मैंने 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5-5 साल, तो तीसरी बार इनका बनना वैसे मुश्किल। अगर बीजेपी जीत जाए तो भी इनको तीसरी बार बीजेपी के लोग बनाएंगे, जब इतना खटपट है तो वो वैसे मुश्किल है। और जब इनको नहीं बनना है तो बीजेपी जीतेगी कि नहीं, वो जीतने देंगे कि नहीं, और अगर वो जिता ले जाएंगे तो कैसे नहीं बनेंगे। ये सारी बातें बीजेपी की आंतरिक
लड़ाई या आंतरिक मतभेद या आप उसको जो भी कहिए वो है, और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार होगी वो 2029 में लोकसभा चुनाव में वहां से सबसे ज्यादा सांसद आते हैं, अगर परिसीमन नहीं होता है तो, और उस पर भी मैटर करेगा कितना है। और जो इनका चुनाव जीतने का जो गणित है, चुनाव आयोग की जो मदद है, और SIR जो है, और वो सब यूपी में भी किया जा चुका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए उसमें दाल किसकी गलेगी ठीक ठाक, वो भी सब संदेह के घेरे में है। मतलब किसकी चलेगी, योगी अपने चला ले जाएंगे या अमित शाह ये चला पाएंगे। तो ये सारा मामला बहुत दिलचस्प है, और जिस ढंग से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व घबराया हुआ दिख रहा है, और आप घबराया हुआ उसको ना कहें तो परेशान है, और वो भी नहीं है तो घिरा हुआ तो है ही है। तो कुछ न कुछ तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ दिक्कत है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ से खटपट है, और योगी आदित्यनाथ से खटपट नहीं होने का कोई कारण नहीं तो दिखाई देता है। अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, अमित शाह से मिल के गए, और उन लोगों की जो मुलाकात हुई उसी का फोटो ये था कि देखिए क्या खास खास बातें हैं उसमें। तो उस लोगों के, दोनों लोगों के बैठने और बैठे होने में या बैठकर बात करने में ही बहुत सारी खबरें या खासियतें थी, आप उसको जो कुछ भी कहिए। और वो भी गौर करने लायक था कि एक मुख्यमंत्री अमित शाह से मिलने आए लखनऊ से दिल्ली, और उसका फोटो भी, और दो ही लोगों का फोटो कि देखिए इसमें क्या क्या है। और दो लोगों के एक फोटो में बहुत सामान्य दो लोग जो बैठ के बातचीत करते हैं उसमें भी बहुत सारी खबरें या राजनीति थी और दिखाई दे रही। तो ये स्थिति जब है, और अगर ये आरोप लग चुका है कि केंद्र सरकार बीजेपी को या आरएसएस को अच्छा नेतृत्व नहीं दे रही है, और योगी का क्लेम है या दावा हो कि हम अच्छा दे सकते हैं, तो जाहिर है कि वो बीजेपी में किस स्तर पे घबराहट होगी। बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं सो, बीजेपी ने जो आयातित मुख्यमंत्री बनाए हैं सो, और उसमें आदित्यनाथ का जो क्लेम होगा या जो उनकी मजबूती है वो कितना ज्यादा होगी, उसमें आरएसएस क्या कर रहा है, क्या चाहता है, और मोदी जी या ये अमित शाह की जोड़ी क्या कर रही है, क्या कर पा रही है, वो सब कुछ है। और जो घबराहट, परेशानी या चारों तरफ से घिर जाने का कारण है, वो एक साथ इतना सब होने का कारण यही है कि लोहा जब गर्म है तो चोट करना है, और वो सब तरफ से हो रहा है। और ठीक है कि उसका मुकाबला की भी कोशिश है, जैसे सोनम वांगचुक के अनशन का बहुत दबाव था, तो उसकी हवा निकालने के लिए उनसे कहलवा दिया गया, या उन्होंने जो कहा उसको फैला दिया गया, जैसे भी आप देखिए। और उसमें कांग्रेस के लोग भी घबरा जाएं या कांग्रेस के लोग भी गड़बड़ा जाएं, घबरा जाएं या गड़बड़ा जाएं, आप जो भी कहिए, वो भी दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक ने अगर कह दिया कि राहुल गांधी नहीं आएंगे तो उनका छोटापन होगा, तो ये सोनम वांगचुक और राहुल गांधी के बीच का मामला था। इसमें बाकी लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, या बाकी लोगों के बोलने का कोई खास मतलब नहीं है। वो दोनों लोगों के बीच का ये अपेक्षा करते हैं, और वो आएंगे तो नहीं या नहीं आएंगे वो राहुल गांधी का मामला है, राहुल गांधी की राजनीति का हिस्सा है। वो जाए न जाए, नहीं जाएंगे तो सोनम वांगचुक की नजर में छोटे हो जाएंगे, बाकी लोगों की नजर में जो होगा सो होगा, वो जाने आने से उसका कोई मतलब नहीं। बाकी लोगों की नजर में राहुल गांधी का अपना कद है, अपनी पर्सनालिटी है, अपनी राजनीति है, तो वो उसके बारे में फैसला, मैं राहुल गांधी के बारे में फैसला सोनम वांगचुक के यहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे उससे थोड़ी करूंगा। मैं राहुल गांधी की पूरी राजनीति देख रहा हूँ, उसके आधार पर फैसला करूंगा। सोनम वांगचुक ने ये कहा तो मैं सोनम वांगचुक के बारे में एक फैसला करूंगा, या सोनम वांगचुक के बारे में ये निर्णय कर सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, या कहा तो वो कैसे है। लेकिन मैं उनको कोई घाघ राजनीतिज्ञ नहीं मानता, और उस हिसाब से उनका बयान राजनीतिक लिहाज से कमजोर हल्का हो सकता है, लेकिन उससे वो आदमी कमजोर नहीं हो जाएंगे, उनका अनशन कमजोर नहीं हो जाएगा, या उससे वो हस्ती कमजोर नहीं हो जाएंगे। तो सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन जो प्रचारक है, और प्रचारक जाहिर है कई बार बेलगाम भी होते हैं, तो वो सब अपना चल रहा है। और ऐसा सिर्फ बीजेपी में नहीं है, दूसरी जगह भी है। लेकिन बीजेपी की तैयारियां जोरों पे हैं, और विपक्ष राहुल गांधी समेत, या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की भी जोरदार तैयारियां हैं, और सारा मामला इसी से है। इसमें चंदा चोरी का मामला अपनी जगह पर्याप्त गंभीर है,
E20 का मामला अपनी जगह पर्याप्त गंभीर है। हरदीप पुरी का मामला, एप्स्टीन फाइल, कॉम्प्रोमाइज होना, अमेरिका ईरान की लड़ाई, होर्मुज बंद, होर्मुज में ये भारतीय नाविकों का मारा जाना, सब अंतरराष्ट्रीय महत्व की चीजें होने के बावजूद भारत सरकार को घेरती हैं। और भारत सरकार मतलब नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हर तरफ से घिरा हुआ है, कमजोर दिख रहा है। और अब लगभग ये स्थापित है कि नरेंद्र मोदी ही सब कुछ करते हैं, चाहे आनंद प्रधान हो, चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, और चाहे इनका मंत्रालय हो। अगर नितिन गडकरी एथेनॉल मिलाने के मामले में कह रहे हैं कि उनके बेटे के बिजनेस से मतलब नहीं है, तो वो इथेनॉल की वकालत क्यों कर रहे हैं? और अगर वकालत कर रहे हैं तो क्यों नहीं माना जाए कि उनके बेटे के बिजनेस है और बेटा बढ़ाओ योजना है? अगर दोनों नहीं है तो वो इथेनॉल पे इंटरव्यू देने क्यों गए? और अगर इंटरव्यू देने गए तो ये धमकी क्यों दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा बोलेंगी तो मैं केस कर सकता हूं? और अगर वो केस करने की धमकी ही दे रहे हैं तो केस बीजेपी का आईटी सेल क्यों कर रहा है? और बीजेपी का आईटी सेल केस कर रहा है तो मर्सिडीज के बारे में जो बता रहा है वो अपनी शिकायत वापस क्यों कर रहा है? और मर्सिडीज वाला अगर वापस कर रहा है तो टोयोटा वाला जो बिहार का यूट्यूबर है उसने वापस नहीं लिया। उसने दूसरा वीडियो बना के कहा है कि मैं वो नहीं हूं कि वापस ले लूं, और मैं तो अपनी शिकायत पे कायम हूं और उसका जवाब चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि जबरदस्ती हो रही है, लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, शिकायत लोगों की सुनी नहीं जा रही है। और दुनिया जानती है कि नितिन गडकरी ने कहा था कि एक मामला लाइए, और तहसीन पूनावाला बार बार कह रहे हैं उनके पास कम से कम 6 मामले हैं और जिसकी वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू दिया, और जाहिर है ऐसा इंटरव्यू ये लोग देते नहीं हैं, वो हाल के समय में काफी समय बाद आया है और पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ ना कुछ उसपे भी चाल है, उसके बारे में भी तरह तरह की चर्चा है कि ऐसे कड़क सवाल पूछे ही कैसे गए, और ऐसे कड़क सवाल पूछे जाने थे तो ये इंटरव्यू के लिए राजी कैसे हो गए। तो वो अपनी जगह है, लेकिन उस इंटरव्यू से दिखाई दे रहा है कि नितिन गडकरी के पास जवाब नहीं है। और जब जवाब नहीं है तो आए क्यों थे, और आए क्यों थे, वो डिफेंड क्यों कर रहे हैं, तमाम सारी बातें हैं। तो E20 भी राजनीतिक मुद्दा है, E20 से जनता को परेशानी है, शिकायत है, लेकिन उसको वापस क्यों नहीं ले लिया जा रहा है? अगर चुनाव लड़ना है, चुनाव में अच्छा करना है तो। उसी तरह से आनंद प्रधान से लोगों की शिकायत है, राजनीतिक दबाव है, तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया जा रहा है? मुझे लगता है कि अगर दबाव में इस्तीफा लिया जाने लगे तो एक तो इनके पास दूसरा, और अगर इस्तीफा लेने लगेंगे तो ये लगेगा कि दबाव से इस्तीफा ले लिया है तो मोदी जी कमजोर हैं, और मोदी जी पर कमजोर होने के कारण फिर और दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण वो जैसे शिखर पे आदमी फिसलने लगता है तो फिर रुकना मुश्किल होता है, या लुढ़कने लगता है कोई चीज तो उसको रोकना मुश्किल होता है। तो वो स्थिति मोदी जी के साथ ना हो जाए, इसलिए वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ से दबाव है, और वो बहुत ज्यादा है। चंदा चोरी वाले मामले में घुमा फिराकर यह स्पष्ट हो चुका है कि आरएसएस ही सब कुछ देख रहा था, या आरएसएस के ही नियंत्रण में सब कुछ था। और अभी तक जो जांच हुई है उसमें चंपत राय को लगभग बरी कर दिया गया है, और मामला ये बनाया जा रहा है कि नहीं, चोरी उतनी बड़ी नहीं है, सारी चीजें सुरक्षित हैं, कुछ पैसे जरूर गड़बड़ हुए हैं और वो ज्यादा नहीं है। अब कितना ज्यादा नहीं है और कितना है ये जब तक बताया नहीं जाएगा। आपके लिए 100 रुपए ज्यादा कम हो सकते हैं, आपके लिए 100 करोड़ कम हो सकते हैं, लेकिन देने वाले के लिए तो 100 रुपया ही था, तभी तो उसने दिया था, और 100 रुपए को ही वो अपना महत्वपूर्ण समझता है, तभी तो वो चढ़ा गया था। तो ये सारी चीजें हैं, और तरह तरह से कहलवाया जा रहा है। और अभी जो लग रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मांग की कि एसआईटी की रिपोर्ट दी जाए, वो सबसे लग रहा है कि आरएसएस या चंपत राय के नेतृत्व में जो ट्रस्ट था या जो कमेटी थी, उसकी जो गड़बड़ियां थी या उसकी लापरवाही थी या उसके छूट देने से जो कुछ भी कारण हो, मैं नहीं जानता, लेकिन चोरी तो हुई है। जिस भी कारण से चोरी हुई तो चंपत राय को उससे बरी कर दिया गया, उसका ठीकरा 2-4 नीचे के कर्मचारियों पर फोड़ दिया जाएगा, और वो सिस्टम चलता रहे इसके लिए सीईओ की व्यवस्था होने जा रही है। जांच देर सवेर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सीबीआई के पास चला जाएगा और फिर वो चलती रहेगी, या
न जाए तो एसआईटी 2-4-10 लोगों को पकड़ के बंद कर दे, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 8-9 लोगों के खिलाफ, वो 9 लोग बंद कर दिए जाएंगे और चंदा चोरी का मामला निपट जाएगा। तो जो चंदा चोरी का मामला आरएसएस को घेरे हुए है योगी के जरिए, या योगी ने चंदा चोरी के जरिए आरएसएस को घेरा हुआ है, तो आरएसएस के कारण योगी जी के नंबर कम है और योगी जी का अगला मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। लेकिन योगी के इन आरोपों के मद्देनजर आरएसएस मोदी और शाह को क्यों झेलेगा या क्यों बनाए रखेगा, उसका भी कोई कारण होना चाहिए। उसका कारण यही है कि देखो इतना विरोध हो गया, हम सबसे मजबूत हैं, या हम ही मजबूत हैं, या हम ही ये सब हैंडल कर सकते हैं। तो बीजेपी माने केंद्रीय नेतृत्व को ये सब दिखाना जरूरी लगता है या लग सकता है, और ये शायद इसी का हिस्सा है। उसमें जो सबसे मजबूत टक्कर है इनको राहुल गांधी से है, तो राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए कह रहे हैं, और सोनम वांगचुक ने जो कहा उसका भी इस्तेमाल इसी में हो रहा है, या सोनम वांगचुक ने कहा भी तो वो उसी के लिए हुआ। वो आधुनिक अन्ना हजारे हो तो ना हो तो दोनों स्थिति में उनका इस्तेमाल कर लिया गया। अब वो बीजेपी के खिलाफ जितना काम करते वो करें न करें, हो ना हो, लेकिन सोनम वांगचुक ने राहुल गांधी के खिलाफ जितना कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया, वो काम हो गया। मैं उससे ज्यादा नुकसान सोनम वांगचुक से राहुल गांधी को उम्मीद नहीं करता था और नहीं करता, और इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का नुकसान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह से चल रहा है कि बीजेपी को संकट है। बीजेपी को मतलब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, और उसमें ये योगी का या यूपी सरकार का, आप जैसे भी कहिए, उसका टक्कर है, दिखाई दे रहा है, उससे परेशानी दिखाई दे रही है। लेकिन जो E20 जबरन चलाया जा रहा है, माने E10 से कोई शिकायत नहीं थी, और नितिन गडकरी बार बार कह रहे हैं कि E10 और E20 में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क नहीं है तो गाड़ियों में क्यों लिखा है कि वो E10 कंपेटिबल है, E20 क्यों नहीं लिखा है? और जब E20 नहीं लिखा है तो आप E10 ही क्यों नहीं बिकने दे रहे हैं, E20 क्यों कर रहे हैं? और E20 का हम लोग पहले बता चुके हैं कि E10 और E20 में ही प्रॉब्लम है, ज्यादा आप नहीं मिला सकते वगैरह वगैरह, वो पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो जबरदस्ती क्यों है कि आप E10 से काम नहीं चलेगा, E20 करेंगे, और E20 जिसको नहीं सूट कर रहा है या जिसको पसंद नहीं है उसको E10 नहीं मिलेगा, प्योर पेट्रोल मिलेगा जो कई गुना में है, डबल है लगभग जिसकी कीमत। तो आप E10 चलने, E10 भी रहने दीजिए, E20 भी डाल दीजिए, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि कहीं से कुछ लंबा चक्कर है जिसमें घिरे फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से E20 को भी पुश करना है। लॉजिकली उसको सही साबित करने के लिए इनके पास लोग नहीं है, और नितिन गडकरी वो कर रहे हैं तो उनके बेटे का बिजनेस आड़े आ जाता है, तो वो धमका भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं, तो जाहिर है उससे बात बनेगी नहीं। तो कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार तो अपनी जगह फंसी हुई है ही है, लेकिन वो फंसा होना स्वीकार नहीं कर रही है। उसकी इच्छा है कि वो किसी भी तरह 2029 में जैसे जो चर्चा है और जैसे लोग छोड़ करके जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उसमें अगर टीएमसी के 20 लोग छोड़ के चले गए, पहले ही मैं परेशान था कि नायडू और नीतीश कुमार क्यों समर्थन कर रहे हैं, और अभी तक कैसे करते रह रहे हैं, जब सब कोई देख रहा है कि जो उनका समर्थन करता है उसी को तोड़ फोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद नायडू और नीतीश समर्थन कर रहे हैं, और तृणमूल के 20 लोग ऊपर से चले गए। माने उन्होंने तृणमूल में तोड़फोड़ की, वो ठीक है कि उन्होंने की, वो करते हैं, उन्होंने किया, लेकिन तृणमूल के जो 20 लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने भविष्य की राजनीति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या भविष्य में उनको टीएमसी से बीजेपी में जाने के लिए कैसे देखा जाएगा, या उनकी भविष्य की राजनीति का क्या होगा, उसकी चिंता वो फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। और अभी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो शिक्षा मंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं, हरदीप पुरी का सपोर्ट कर रहे हैं, नितिन गडकरी का सपोर्ट कर रहे हैं, और सरकार जो सब कर रही है सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ये 20 लोग, मैं सिर्फ 20 लोगों की बात कर रहा हूँ, 20 सांसदों की, और 3 जो जीतने जा रहे हैं राज्यसभा, 23-25, ये 23-25 सांसद जो सब जानने के बावजूद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही लोग तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी में ये है कि 1991 के पूजा स्थल विधेयक के बावजूद ये सारे मामले चल रहे हैं, चाहे भोजशाला का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, सारा मामला चल रहा है,
जबकि 1991 का कानून मोटा मोटी यही है कि 1947 15 अगस्त की स्थिति बहाल रहेगी, उस पर कोई अगर मगर नहीं है, कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। है तो आप उसको भूल जाइए, जो जैसा 15 अगस्त 47 को था वैसा ही रहेगा। अगर आप आज की स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये स्थिति 15 अगस्त 1947 को नहीं थी। तो ये भोजशाला के मामले में हो सकता है कि वो 2003 के मामले में बदला गया, तो 2003 में बदलना ही गलत था। और अगर ये मांग है कि 2003 से पहले वाली कर दीजिए तो कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कानूनी मामला है, मैं नहीं जानता कानूनी स्थिति क्या है, लेकिन मोटा मोटी जो एक आसान तरीका था, एक आसान कानून था जिसकी आड़ में इस तरह के विवाद को बिल्कुल खत्म किया जा सकता था, वो चलाया जा रहा है। और चलाया जा रहा है तो विधानसभा चुनाव में तो उसका ही फायदा योगी को ही होगा, तो योगी इसका फायदा ले जाएंगे और आप गलत कर रहे हैं या करवा रहे हैं या होने दे रहे हैं, जो भी जैसे भी है, तो ये सब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आपकी राजनीति वही है और आप कुछ दूसरा या अलग कर नहीं सकते। तो हिंदू मुसलमान करेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते। अगर अभी छोड़ देंगे तो आगे कैसे काम करेंगे, क्योंकि आगे आपको इसी से फायदा उठाना है, और अगर अभी चलेगा तो उसका फायदा योगी को होगा, जिससे आप परेशान हैं। तो ये सारी चीजें बहुत उलझ गई हैं, और मुझे लगता है कि जिस ढंग से ये सरकार काम कर रही थी ईडी सीबीआई के डर से, तो उसमें यही होना था, और अब दिखाई देने लगा है। तो जो डर रहे हैं वो डर रहे हैं, और जो नहीं डर रहे हैं वो नहीं डर रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे मर्सिडीज के मामले में उसने कह दिया कि मेरी गाड़ी खराबी थी और मुझे पता नहीं था, मर्सिडीज जैसी गाड़ी में ऐसी खराबी आई तो मर्सिडीज को भी तो बेइज्जती हुई, या मर्सिडीज का भी तो ब्रांड नेम बदनाम हो रहा है। मर्सिडीज ने क्यों नहीं मुकदमा किया, और नितिन गडकरी मुकदमा कर रहे हैं, मर्सिडीज को चिंता नहीं। अगर ये स्थिति बना दी गई है तो आप समझिए कि विदेशी कारोबारी यहाँ किस हालत में कारोबार कर रहे हैं। और अगर उसने गलती से ही किया था तो मर्सिडीज ने ही उस पर मुकदमा क्यों नहीं कर दिया कि तुम हमारे कस्टमर हो गए लेकिन बदनाम कैसे कर रहे हैं। तो स्थिति क्या है कि मर्सिडीज को चिंता नहीं है, सरकार को अपनी छवि की चिंता है, और सरकार को अपनी छवि की चिंता देश की साख के कीमत पर है। और देश की साख का कारण है कि सारे आपके विदेशी निवेश चले गए, आपके यहाँ अर्थव्यवस्था खराब है, आपके यहाँ नौकरियां नहीं है। और अगर आप भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं कि यूट्यूबर भ्रम फैला रहे हैं, तो नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं? नितिन गडकरी भी तो भ्रम ही फैला रहे हैं कि वो E20 को अच्छा कह रहे हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि E10 के बाद E20 क्यों जरूरी है। होगा अच्छा, पर्यावरण के लिए जरूरी होगा, लेकिन जब E10 से काम चल रहा था तो E10 आपने क्यों किया, और E10 से दिक्कत है तो E10 E20 दोनों चलने दीजिए। तो आप E10 को खत्म क्यों कर रहे हैं, और जो दूसरा पेट्रोल है प्योर पेट्रोल वो क्यों दे रहे हैं जो बहुत महंगा है, या उसको कौन खरीदेगा। तो सारी स्थितियां भ्रम की केंद्र सरकार की फैलाई हुई हैं, या केंद्र सरकार फैला रही है, या उसके कार्यशैली के कारण फैल रहा है। और आरोप यूट्यूबर्स पे, मीडिया का तो जो हाल है सो अपनी जगह है ही है, वो सब चल ही रहा है। तो बहुत दिलचस्प है, और देखिए कि क्या क्या होता है। अंदाजा कुछ नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो होगा वो अचानक ही होगा और दिलचस्प होगा। चलिए सर, देखते हैं, फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं और देखते हैं कि योगी का क्या होगा, फला का क्या होगा, ढिमाका का क्या होगा। तब तक इंतजार करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।